मुंबई सबर्बन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. रमेश प्रभू सर आपल्याबरोबर आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार त्यांचं स्वागत करूया. आपल्याबरोबर चितळेजी आहेत जे 54चे चेअरमन आहेत, आणि वसंत हेबळे साहेब आहेत जे 51चे चेअरपर्सन आहेत. तर 54 आणि 51 या दोन वॉर्डचं मिळून आपण हे गॅदरिंग आहे. आपण बरंच कार्य इकडच्या सोसायटीसाठी करतो, आणि आपण जसं इकडे जे स्पीड ब्रेकर्स तुम्ही जयप्रकाश नगरमध्ये बघाल, परत हॉकर्सचं जी समस्या आहे त्याच्यावरती पण आपण खूप जोराने कार्य करतो आहे. आणि डीम्ड कन्व्हेन्सबद्दल आपल्याला काही गायडन्स असेल तर आपण तोही प्रत्येक सोसायटीजला देतो आहे. तर तुम्हाला जर मेंबरशिप्सबद्दल काही विचारायचं असेल फेडरेशनच्या, तर दुसरे काही तुमच्या सोसायटीबद्दल क्वेरीज असतील तर आपल्याबरोबर प्रभू साहेब आहेत, त्यांना प्रश्नही तुम्ही विचारू शकता. तर मग आपण सुरू करूया. मेरे ये क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 3 जो मोड्स आपने बताए, बिल्डर, कोर्ट केस और डीम कन्वेंस, अगर तीनों में हमको कन्वेंस मिल जाता है, मतलब एनी ऑफ वन, तो कौन से केस में ये चैलेंजेबल है आगे चल के? क्योंकि अगर हम लोग आगे चल के कन्वेंस लेते हैं आइदर ऑफ द मोड से और बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, तो बीच में अटकाने का कोई भी चैलेंज करके, तो ये 3 में से कौन से मोड में ये चैलेंजेबल है? देखिए, अगर समझो बिल्डर के थ्रू कन्वेंस लिया, बिल्डर के पास पावर ऑफ नहीं रहता है, पावर ऑफ नहीं के थ्रू भी आप कन्वेंस ले सकते हो. चैलेंज करने के लिए कोई भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज कर सकते हैं, किसी को हम रोक नहीं सकते हैं हमारा कन्वेंस डेट को चैलेंज मत करो करके. ठीक है, तो अगर समझो अगर आपने सिविल कोर्ट में केस दाखिल कर दिया या कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, एक लीगल राइट है. अगर समझो एग्रीव्ड पर्सन, बिल्डर इज एन एग्रीव्ड पर्सन या लैंड ओनर इज एन एग्रीव्ड पर्सन, उनको लगता है कि हमारे साथ ये ऑर्डर पास हुआ है, ये नाइंसाफ़ी हुआ है हमारे साथ, तो हम इसको चैलेंज करेंगे. तो उसका लीगल राइट है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं. राइट. तो आप डीम्ड कन्वेंस में जाओ, डीम्ड कन्वेंस में भी चैलेंज करते हैं लोग. आज अगर आप देखोगे डीम्ड कन्वेंस में वहाँ पर कोई अपील का प्रावधान नहीं है. राइट. अपील का प्रावधान नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 226 227 नॉर्मली एक जहाँ पर कोई भी अपील का प्रावधान नहीं है, रिट फाइल करते हैं. रिट फाइल बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों ने इस प्रकार, हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे जो डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया हुआ है. बट जितना भी अगर आप देखोगे 2% या 3% सेट असाइड हुआ रहेगा हाई कोर्ट में जा कर के. वहाँ पर ज़मीन या सोसाइटी ने कहीं अगर गलत क्लेम किया रहेगा तो सेट असाइड हुआ है. राइट. अदरवाइज कन्फर्म हुआ है डीम्ड कन्वेंस. आपको मैं इतना बोलूँ 97% कन्फर्म हुआ है या 95% कन्फर्म हुआ है, तो जहाँ पर चैलेंज हुआ है. बट 2 से 5% तक सेट असाइड हुआ रहेगा, वापस रिमांड बैक किया रहेगा. ये केस को आप वापस सुनवाई करो और ऑर्डर पास करो करके. तो डीम्ड कन्वेंस मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का आपको रीडेवलपमेंट के लिए आप जाओगे, रीडेवलपमेंट के बाद अगर बिल्डिंग तोड़ दिया उसके बाद कोई केस खड़ा होगा या और हमारा बिल्डिंग सालों साल बनेगा नहीं बनेगा, इस प्रकार का मुझे नहीं लगता है कोई भी एक इस प्रकार का एक घटना आपके साथ होगी करके या किसी और सोसाइटी के साथ होगी करके. तो कोर्ट भी एक रीज़नेबल ऑर्डर पास करेगा. अगर आपने बिल्डिंग तोड़ा भी है, उतना कंस्ट्रक्शन के लिए तो देना ही है. राइट. तो आपका कायदे के अनुसार आपको कन्वेंस मिलना ही है, आप हकदार हो उस ज़मीन के लिए. हाँ, अगर आपने 100 स्क्वायर मीटर ज़्यादा लिया है कम लिया है, वही चेक करना है. अगर समझो लैंड ओनर को लगता था कि ये बिल्डिंग इस ज़मीन के ऊपर बना, वो गलत ही था, अगर इस प्रकार का ग्राउंड लेके चलेंगे तो वो स्टैंड नहीं होगा. क्योंकि जब बिल्डिंग बना उसी टाइम पर उनको लेना चाहिए था. आज भी एक केस मैं इस प्रकार का एक केस को डिफेंड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट उनको रिलीफ ग्रांट करेगा जो चैलेंज कर रहा है. राइट. जो डीम्ड कन्वेंस कोर्ट भी जो कायदे के अनुसार ही ऑर्डर पास करता है, तो यू आर प्रोटेक्टेड. मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का दिक्कत होगी, और बिल्डिंग तोड़ने के बाद कोई केस फाइल करेगा वो इतना स्टैंड नहीं होगा. अगर कोई सोसाइटी है जो मे बी आज से 30-35 ईयर्स पहले बना है और वो म्यूनसिपैलिटी में भी नहीं था, ग्राम पंचायत था उस समय, सोसाइटी के पास ओसी भी नहीं है, सीसी भी नहीं है, ये भी मालूम नहीं है लैंड ओनर कौन है, बस बिल्डिंग बन गया, लोगों ने ले लिया. हो सकता है कुछ फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन भी ढंग से नहीं हुआ, स्टैम्प ड्यूटी भी ठीक से नहीं पे किया हो, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी पे किया हो, तो वैसे केस में क्या करना चाहिए? अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एक बैरिकेड नहीं है कि आपको डीम्ड कन्वेंस से. राइट. अग्रीमेंट मोफा का एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आप डीम्ड कन्वेंस में जाना चाहते हो. दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन. मोफा का एग्रीमेंट है आपके पास, आप जा सकते हो. बाकी का डॉक्यूमेंट
अगर समझो नगर परिषद आपने बताया, नगर परिषद जब था तभी बिल्डिंग बना करके, तो आप नगर परिषद में आरटीए डालो। आरटीए में अगर आपको बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान मिला तो वो आप ले सकते हो। अगर वहाँ पर नहीं मिला तो वाटर डिपार्टमेंट में जाओ, वाटर डिपार्टमेंट में से मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में, जब भी आपका सोसाइटी बनने वाली थी उस टाइम पर भी बिल्डिंग प्लान वहाँ पर सबमिट हुआ रहेगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भी नहीं है तो विदाउट बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान आपका सोसाइटी बनी है क्या, इलीगल बिल्डिंग है क्या, ये क्वेश्चन होता है। बट आपका सोसाइटी हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट इज़ ए लीगल बिल्डिंग है, तो ये सब डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है, वही आप अटैच करके आप आगे जा सकते हो। जो भी डिसीजन आएगा तो इट इज़, मुझे ऐसा लगता है। और ये सारे इस Then पूरे additionally- प्रोसेस में कितना एक्सपेंस हो जाएगा सोसाइटी ओनर्स का टोटल मिला के? पहला सवाल आपका जो है, मेरा बिल्डिंग ग्राम पंचायत के टाइम पर बना है, प्लान नहीं है, अप्रूवल है कि नहीं कुछ मालूम नहीं है, तो मैं डीम्ड कन्वेंस में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। बिल्डर ने क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी भरा कि नहीं भरा वो भी मालूम नहीं है। ठीक है, कम से कम एक आदमी का किसी ना किसी का एग्रीमेंट बिल्डर के साथ बना होगा। एग्रीमेंट सबका है ना, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं। दूसरा, वो बिल्डिंग अभी 35 साल से है, 30 साल से हाउसिंग सोसाइटी तो बना है। यस, अभी 30 साल से है, आप असेसमेंट तो भर ही रहे। करेक्ट। इसका मतलब आपका उधर लेजिटिमेट रह रहे हो। करेक्ट। अभी क्या होता है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट तो लगेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बट क्या है, ये डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी इकट्ठा कैसा होगा, आपका पास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में सर्वे नंबर तो लिखा होगा। करेक्ट। लैंड का सर्वे नंबर है तो आप तलाटी का ऑफिस में जाओ, उधर जाके आपको आज का प्रॉपर्टी 7/12 मिलेगा। एक बार आपको 7/12 मिला, उधर ही आप बोलो कि अभी इसका प्रॉपर्टी कार्ड दे दो, इसका सामने का प्रॉपर्टी कार्ड दो। वो प्रॉपर्टी कार्ड भी वही आपको किधर मिलता है, सिटी सर्वे ऑफिस में। एक बार आपको प्रॉपर्टी आपका पास शुरुआत करते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बराबर है, वो तो है ही है अपने पास। फिर आप आते हैं 7/12 तो मिल गया। 7/12 के साथ विलेज नंबर फॉर्म करके आता है, फॉर्म नंबर 6 फेरफार बोलते हैं, वो भी उधर मिल जाता है। उसके बाद यदि बॉम्बे में है तो प्रॉपर्टी कार्ड भी सिटी सर्वे ऑफिस से मिलता है। ओके। ये मिलने के बाद अभी ज़मीन का तो हो गया, आपका लैंड का डिटेल हो गया, अभी हमको बिल्डिंग का डिटेल चाहिए, बराबर ना। अभी बिल्डिंग का प्लान ही नहीं आप बोलते हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम प्लान नहीं है, आपका असेसमेंट तो है ही है। करेक्ट। असेसमेंट बिल ले लो और उसके बाद आप एक आरटीआई डाल दो, किधर, बीएमसी में। भले ग्राम पंचायत का टाइम पर हुआ होगा, उस टाइम में आप बीएमसी में एक आरटीआई डाल दो। आरटीआई डालने के बाद उत्तर आएगा हमारे पास प्लान नहीं है, बराबर, या है तो आके कलेक्ट करो बोलेंगे। Okay. जैसे ही प्लान नहीं बोलते हैं तो आप प्लान बना दो, प्रिपेयर द प्लान। आपका जैसा बिल्डिंग है वैसे ही प्लान बना दो, वो तो बना सकते हैं। ओके। प्लान बना के ये आरटीआई का इधर उत्तर दे दो, हमारा ये बिल्डिंग आपने आरटीआई डाला था, आपने बोला कि प्लान अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमने आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके प्लान बनाया और हमारा असेसमेंट बिल, पानी का बिल, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब हम जोड़ रहे हैं, ये आपका रिकॉर्ड में रख दो। ओके। तो अभी जैसे ही रिकॉर्ड में रखो बोला तो आपको उधर एक्नॉलेजमेंट तो मिल जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट आप अपना एप्लीकेशन में जोड़ दो। कौन सा एप्लीकेशन में? डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन। हाँ, तो अभी प्लान नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। ये दो चीज़ हो गया, ये ज़मीन का डिटेल आ गया, ये लैंड का डिटेल आ गया। अभी सवाल है किसको नोटिस इशू करना है, आपको बिल्डर को नोटिस इशू करना है, उसका एड्रेस आपको मालूम नहीं, तो जो एग्रीमेंट में एड्रेस है वही एड्रेस डाल दो। ओके। ज़मीन मालक का एड्रेस मालूम नहीं है, जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वही डाल दो। प्रॉपर्टी कार्ड में या 7/12 में जिसका ज़मीन का नाम है वो नाम, लैंड ओनर का नाम,
और वही प्लॉट का एड्रेस, आपका सोसाइटी का प्लॉट एड्रेस डाल दो, नोटिस जाएगा वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पब्लिक नोटिस होता है, पब्लिक नोटिस होने के बाद 2, 3, 4 पब्लिक नोटिस देते हैं, वो देने के बाद आपका ऑर्डर आपका फेवर में आएगा। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट देने का जिम्मेदारी किसका है? बिल्डर का है। बिल्डर ने आपको नहीं दिया है, इसके लिए आपने जो प्रयास करना था आपने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला, मैंने ऐसा करके डीम्ड कन्वेंस लिया है। मैं कोई आपको अलग कहानी नहीं बताता हूँ, जिधर उनके पास एग्रीमेंट भी नहीं था, अलॉटमेंट लेटर था, उसके बाद उनके पास प्लान नहीं था, लेकिन हमने ये सब करके लिया है। समझ में आया ना? तो इसके लिए ये करके आप कर सकते हो। अभी आपका दूसरा सवाल है कि कितना टाइम लगेगा। अभी देखो, पहला चीज़ ये सब करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर। अभी आपने जिस दिन एप्लीकेशन डाला डीम्ड कन्वेंस के लिए, कम से कम उधर से 6 महीने के अंदर उनको ऑर्डर देना है। स्क्रूटिनी होता है, स्क्रूटिनी होकर पहला नोटिस इश्यू होता है, एप्लीकेशन डाल के 1 आध महीने में स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद नोटिस इश्यू होता है, नोटिस इश्यू होने के 6 महीने के अंदर आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर यदि रिजेक्शन आता है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो आप उसको फुलफिल करके री एप्लीकेशन भी कर सकते हो। लेकिन पार्टी नहीं आया, वो गुजर गए, उनका एड्रेस मालूम नहीं, इसके लिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है। ये 6 महीने के मिलने के बाद, जैसे इन्होंने बताया, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है, उधर 2-3 महीना जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करना है, उधर 1-2 महीना जा सकता है, प्रॉपर्टी कार्ड में लाने को 2-3 महीना, ऐसे 1 साल से 1.5 साल का मुदत लग सकता है। आप 35 साल से सोए हैं, 2010 में कायदा आया है, आज 2010 के बाद भी 14 साल हो गया, उधर आप सोए हैं, ठीक है। जिस दिन उठा उस दिन सवेरा। आज आपको जानकारी मिला, आप अभी सोसाइटी को बता दो करके, आप जो है 1 से 1.5 साल के अंदर अपना प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लाने का पूरा कोशिश कर सकते। एक सवाल आया, किसी ने तो पूछा चैलेंजेबल है क्या? एक उदाहरण के लिए ऐसा लेते हैं, ये चैलेंजेबल नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो डीडीआर ने हमारा खिलाफ ऑर्डर दिया, फिर क्या होगा? हो सकता है ना, डीडीआर भी एक आदमी है, आदमी गलती कर सकता है, वो एक अथॉरिटी है। मान लो उसने कोई इन्फ्लुएंस लाया, बिल्डर ने इन्फ्लुएंस लाया, कौन सा इन्फ्लुएंस लाया मैं नहीं बोलता हूँ, इन्फ्लुएंस लाया, गलत निर्णय लिया, तो सोसाइटी को भी एक अधिकार चाहिए कि नहीं? बहुत सारा सोसाइटी का डीम्ड कन्वेंस जरूरी नहीं कि डीडीआर आपका फेवर में देगा, कुछ ना कुछ कारण निकाल के बिल्डर का सबमिशन पकड़ के बिल्डिंग अधूरा ये वो है करके रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि वो बिल्डिंग अपने को रिजेक्ट करता है, फिर मुझे तो अधिकार चाहिए कि नहीं चैलेंज करने के लिए? कोई भी एक अथॉरिटी ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सही करेगा, वो गलती हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना कानून में 3 मिनिमम स्तर दिया है। कितना स्तर है? एक तो डीडीआर, डीडीआर के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो है ये हर जगह में। यदि बिल्डर डायरेक्टली कन्वेंस देता है तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्डर कन्वेंस नहीं देता है तो आप लिटिगेशन कर रहे हो, लिटिगेशन कर रहे हो तो आप मान लो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, बराबर ना? कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, एक तो कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कमीशन में जाते हो, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन जाता है, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन जाता है, नेशनल कमीशन से आपको किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इधर 4 स्तर है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और सुप्रीम कोर्ट। उधर हाई कोर्ट नहीं आता है, इधर 4 स्तर है। वही आप सिटी सिविल कोर्ट में जाते हो, सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इधर भी 3 है ना, क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट जरूरी नहीं कि आपका फेवर में देगा, आपका अगेंस्ट दिया तो मुझे हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट से फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। बट मैं आपको इतना बताऊं, विश्वास दिलाऊं, बहुत सारा मैटर, कम से कम अभी 14 साल में एक 10 से 15 मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया होगा। 15 मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। यकीन करो, 15 का 15 जो सुप्रीम कोर्ट में गए, उसमें से 1-2 पेंडिंग होगा, 13 का 13, 15 के ऊपर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट में, 13 का 13 कन्फर्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्फर्म किया है,
क्योंकि बिल्डर के पास तो बहुत पैसा रहता है, हाई कोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ऑफकोर्स सोसाइटी भी छोड़ेगी नहीं, अपना ज़मीन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक 10 से 15 गया होगा, अभी 14 साल में एक गया होगा। हाई कोर्ट में अभी तक 150 से 200 गया होगा। उस 150 से 200, जैसे इन्होंने बताया 1% से 2%, मतलब ज़्यादा समझो 200 गया होगा, उसमें से 25 एक पेंडिंग होगा, बाकी सब कंफर्म किया है, जजमेंट दिया है, वो भी फेवर में दिया है। तो ये जो आप सिटी सिविल में जाके 10 साल लड़ेंगे, फिर हाई कोर्ट में जाके 15 साल लड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उससे अच्छा 6 महीने में आपको समझ में तो आएगा। उसके बाद हाई कोर्ट जो है, रिट पिटिशन जो है ना, 1 से 1.5 साल तक हो जाता है। सो देयरफॉर या और कोई सवाल उनका था? हाँ, या किसका है ये? हाँ, कॉस्ट 1 मिनट, बराबर है। देखो, कॉस्ट ऐसा है, आप कौन सा होटल में जाके चाय पीते हो, आप बाकड़ा में जाते हो तो आपको 10 रुपये में चाय मिलेगा, बराबर। रेलवे स्टेशन में जाते हो तो 15 रुपये मिलेगा, उडुपी होटल में जाए तो 50 मिलेगा, और 5 स्टार होटल में आप जाते हो तो 500 रुपये मिलेगा या 1000 रुपये होएगा, सेम चाय। समझ में आया? और घर में बनता है तो फ्री में बनेगा, सिर्फ चीनी का या इसका जो खर्चा आएगा। ऐसे ही आप डीम्ड कन्वेंस कौन सा वकील को अपॉइंट करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। यदि आप खुद करते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये कोर्ट फी है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है, क्योंकि कस्टमर नहीं है तो 15 से 20,000 रुपये आएगा, वो भी कौन सा न्यूज़पेपर में देते हैं वो भी डिपेंड है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देख तो 40-50 हज़ार होगा, यदि आप लोकल न्यूज़पेपर में देता है तो नवशक्ति वगैरह 10 से 12 हज़ार होगा। तो ये जो चीज़ है, खर्चा, वकील अपना अपना चार्ज लगाते हैं। अभी दूसरा सवाल आएगा आपको, क्या मुझे वकील ही अपॉइंट करना पड़ेगा या मैं खुद कर सकता हूँ? मैं आपको इतना ही बोलूँगा, आप छोटा सा फ्लैट लेते हो ना, जिसका कीमत 50,000 या 50 लाख या 2 लाख 3 लाख जो भी, 3 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ है, उधर भी आप वकील अपॉइंट करते कि नहीं करते? क्यों करते? क्योंकि हम फ्लैट लेते हैं, उसका टाइटल सही होना चाहिए, उसका कामकाज अच्छा होना चाहिए, उसमें स्टैम्प ड्यूटी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ कामकाज है। ये तो इतना बड़ा सोसाइटी का 50 आदमी का 25 आदमी का पूरा ज़मीन, और जिसके ऊपर कंटेस्ट करने वाला बिल्डर है। बिल्डर तो बड़ा तगड़ा आदमी होता है, और उसको फेस करने के लिए एक छोटा सा वकील भी आप नहीं पकड़ोगे, आपके लिए वो तकलीफ हो सकता है। तो एक कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। कंसल्टेंट से आप कोटेशन ले लो, मैटर समझ लो, और उसके बाद जो अच्छा कंसल्टेंट है उसको, अभी आप पूछेंगे अच्छा कंसल्टेंट कैसा तपासने का? अच्छा कंसल्टेंट मतलब जिन्होंने 10 साल 15 साल, मान लो 100 डीम्ड कन्वेंस लाया होगा, 25 लाया होगा, 50 लाया होगा, उस हिसाब से उनका अनुभव से आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मली कोई कंसल्टेंट है वो 25-30 हज़ार रुपये पर फ्लैट के हिसाब से लेता है। मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। लेकिन आप मान के चलो 1 मिनट के लिए, 50 मेंबर का सोसाइटी है, आपको 10 लाख रुपए खर्चा आता है, पर फ्लैट 25,000 आया। अरे 25,000, आपका फ्लैट का कीमत कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ के सामने 25,000 मतलब 0.25%। एक ब्रोकर को आप लेते हो, 1% देते हो, 2% देते हो। ये तो आपका पूरा टाइटल क्लियर करने के लिए 0.25% आपको देना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि यू शुड बी थिंकिंग टू मच। फिर भी लोग सोचते हैं, तो आप खुद कर सकते हो। आपको मेरा 100 अभी आज का अब अपलोड भी होगा, ये जो वीडियो है ये भी अपलोड होगा, तो आपको यूट्यूब में मिलेगा। बहुत सारा वीडियोज़ है, बहुत सारा जानकारी है। हमने डीम्ड कन्वेंस का बुक मराठी में और इंग्लिश में लिखा है, आप ले सकते हो। मैगजीन आपको मुफ्त में दिया है, इसमें पूरा गवर्नमेंट का सर्कुलर दिया है। आप उस हिसाब से काम करते हैं तो आपको वो भी मुफ्त में हो सकता है। हाँ, फिर भी 2,000 रुपया कोर्ट फी लेगी। जो न्यूज़पेपर में देना है उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, और फिर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो एक्चुअली भरा है वो भरने को आएगा। यस, मेरा सवाल ज़रा थोड़ा अलग है। हमारा कलेक्टर लैंड है, ओके, जो फ्री होल्ड हुआ है अभी। तो सवाल ऐसा है कि आपने डीम्ड कन्वेंस करते वक्त आपने बोला था कि बाद में एक स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, एंड आई थिंक यू सेड इट इज़ 100 रुपीज़ पर मेंबर, ये स्टैम्प ड्यूटी भरने पर फ्लैट पर। यस,
अग्रीड सो अगर ये चीज़ डीम्ड कन्वेंस के लिए है, तो जब हम कलेक्टर लैंड से मतलब इफ़ आई वर टू आस्क दिस क्वेश्चन, शायद आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा, बट इफ़ आई वर टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर ये रूल है कि सब पेपर्स होने के बाद इफ़ इट इज़ ओनली 100 रुपीज़ पर फ्लैट स्टैम्प ड्यूटी भरना है, तो जब हम कलेक्टर लैंड फ्री होल्ड करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वो आज के लैंड रेट पे क्यों ले रहे हैं? किसने लिया है? हमको नोटिस आया है फ्री होल्ड करने के बाद, मीन्स अभी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हाँ हमारा लैंड का कॉस्ट हमने 9.91 CR भरा और हमको उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है ना वो 5.95 CR का नोटिस आया है। ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा क्या नोटिस आया, आप मुझे बता दो, क्योंकि हमने एक सोसाइटी का कन्वर्जन किया है, ठीक है, पेमेंट भी भरा है। ऑफ कोर्स आगे का प्रोसीजर हुआ नहीं है, तो अभी प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लाते टाइम वो स्टैम्प ड्यूटी मांगेगी नहीं मांगे वो देखना पड़ेगा। सो यू गिव मी दिस केस, तो विल एग्जामिन, और मुझे लगता है कि यदि उन्होंने लगाया तो गलत लगाया होगा, उसको अपने को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको मॅटर को लेके आइए। ओके, माझी सोसायटी 1978 सालची आहे। आता आम्ही रिडेव्हलपमेंटची प्रोसेस सुरू केली, PMC वगैरे पण अपॉइंट केले, तर त्यावेळी आमच्या PMCना कळलं की आमच्या सोसायटीचा FSI ओव्हर कन्झ्युम झाला आहे, बिल्डरनीच ओव्हर कन्झ्युम केला आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला कोणी बिल्डर अप्रोचर नाही, तर PMC म्हणतो की तुम्हाला सेल्फ रिडेव्हलपमेंटशिवाय दुसरा काही सोल्युशन नाही आहे, आणि शिवाय आमचा रस्ता आतला आहे, त्यामुळे तो 90 फीटचा जो बेनिफिट असतो तोही आमच्या सोसायटीला काही मिळत नाही आहे। तर याच्यावर काही उपाय आहे का साहेब? दिस इज़ रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट, थोड़ा सा निकाल दो, मैं इसका उत्तर दूंगा थोड़ा देर के बाद। डीम्ड कन्वेंस को लेके और कोई सवाल? एक मिनट, मैं आता हूँ। आप नमस्ते सर, DC और OC साथ में ट्राई कर सकते हैं? DC और OC नहीं, क्या है, जब तक आप मालकी अधिकार लेते नहीं है, मतलब कन्वेंस नहीं होता है, डीम्ड कन्वेंस नहीं होता है, तब तक आप OC के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि यू आर नॉट द ओनर। आर यू टॉकिंग अबाउट माडा सोसाइटी? हाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पहला कन्वेंस होना चाहिए, कन्वेंस होने के बाद ही आप OC के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। बट हमारे यहाँ तो जो MC मेंबर है, मतलब नोटिस दिया है, OC और DC हम साथ में अप्लाई कर रहे हैं। वो पैरेलली करते होंगे, मुझे ये जानकारी ज़्यादा नहीं है, बट मैं नॉर्मली ये जानता हूँ डीम्ड कन्वेंस होने के बाद आप मालिक बनते हो, मालिक बनने के बाद ही आप OC के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप वही आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हो जिन्होंने बिल्डर ने या लैंड ओनर ने अपॉइंट किया है, फिर आपको कन्वेंस का भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप OC के लिए जा सकते हो। तो मुझे ये फैक्ट्स है ना मालूम नहीं है, यदि आप ज़्यादा फैक्ट्स बाद में बताएंगे मीटिंग होने के बाद, मैं बताऊंगा, अदरवाइज नॉर्मली आपका कन्वेंस होने के बाद ही OC होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कन्वेंस में जो एरिया अपने को बिल्डर देता है उसका कोई सर्टन क्राइटेरिया है क्या? क्योंकि हमारा जो लेआउट है वो अनडिवाइडेड लेआउट था, हमें जो एरिया मिला वो कम मिला, मगर हमारी नेबरिंग सोसाइटी अभी उसी को ज़्यादा ले रही है डीम कन्वेंस के थ्रू, तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, क्या है, देखो ये ज़रा समझने जैसा है। ये मेरा लेआउट है, ये लेआउट में बिल्डर ने 4 बिल्डिंग बनाया, ठीक है ना, और मान लो 5 बिल्डिंग बनाया, ठीक है, समझ में आया? और ये हो सकता है उसने आपको कन्वेंस दिया होगा, हालांकि आपको कन्वेंस देना चाहिए, मान के चलो 1000 स्क्वायर मीटर का, बिल्डर ने आपको 800 स्क्वायर मीटर दिया, लेकिन जो बिल्डर ने दिया आपने लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको एडवोकेट के लिए पैसा नहीं है। सुनो, मैं ये हो सकता है उस टाइम में आपने बराबर देखा नहीं होगा, उस टाइम में आपको 800 मिल रहा है या 700 मिल रहा है, आपने उस टाइम में वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई नहीं करने की वजह से, क्योंकि मुझे जो दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको मालूम है कि वो दे रहा है 700, चलो 700 ले लो, जबकि आपको 1000 देना था, आपने वेरीफाई नहीं किया। अभी पड़ोसी सोसाइटी है,
उनको मालूम पड़ा कि ये लेआउट में मेरा प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है, मान लो ये टोटल लैंड 10,000 स्क्वायर मीटर का है और एक FSI बना है, आपके इधर तो 10,000 स्क्वायर फीट बना होगा, मतलब 1,000 स्क्वायर मीटर, बराबर। 1,000 स्क्वायर मीटर बना है तो आपको 1,000 मिलना चाहिए, और इनका मान लो 3,000 स्क्वायर मीटर बना है तो इनको 3,000 मिलना चाहिए, और इन्होंने 3,000 लिया होगा किधर से, DDR से, क्योंकि प्रोपोर्शनेट मिला ना उनको, ध्यान में। सो डीम्ड कन्वेंस में जगह यदि लेआउट में है वो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपको गलत मिला है, कम मिला है, अभी आप क्या कर सकते हैं, जो बैलेंस एरिया है, बराबर, उसके लिए आप आइदर सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो डीम्ड कन्वेंस के लिए अर्जी करो। डीम्ड मेरा 1,000 मिलना था, बिल्डर ने मेरे को बेवकूफ़ बना के 700 लिया है, अभी 300 मेरा नुकसान हुआ है, मुझे डीम्ड कन्वेंस दे दो 300 के लिए। ये एप्लीकेशन डाल के देख सकते हैं, होगा ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, कम से कम तब बोलेंगे कि नहीं आपको मिल नहीं सकता क्योंकि आपने 700 उस टाइम में लिया था। फिर आप सिटी सिविल कोर्ट में जाके वो बाकी का जो 300 जो जिसका नुकसान आपको हुआ है वो आप भरपाई कर सकते हो। वो RG एरिया भी आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा, अलग रहेगा, वो भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा। सेटबैक का कोई मतलब नहीं है, सेटबैक तो गवर्नमेंट में गया है तो इसका आपको मिलेगा नहीं। सेटबैक मतलब क्या है, जो रोड विड्थ में गया है वो आपको मिलेगा नहीं। और किसी का सवाल था डीम्ड कन्वेंस को लेके, मैं आता हूँ। चारकोप म्हाडा वर्ल्ड बँक प्रोजेक्टचं बिल्डिंग आहे, मग त्याच्यात डीम कन्व्हेन्स होते तर कसं होते काय? देखो डीम्ड कन्वेंस माड़ा ज़मीन के लिए लागू नहीं है, MMRDA ज़मीन के लिए लागू नहीं है, मगर आपको डायरेक्ट कन्वेंस जो है माड़ा का कायदे के हिसाब से मिल जाएगा। और अभी वो ज़मीन ही माड़ा का है, इसके लिए आप डायरेक्ट बिल्डर को अपॉइंट करो और बिल्डर वो लीज सोसाइटी के नाम से लाएगा, क्योंकि बिल्डर को मालूम है कि कैसा लाने का, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बिल्डर ही कर पाएगा, नहीं तो आप कितना भी जूता घिसो उधर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो माड़ा का ज़मीन है, मतलब माड़ा लीज ही देगा, तो इसके लिए वो सोसाइटी के नाम से ही देगा। कोई कुछ भी एप्लीकेशन डालने दो वो सोसाइटी के नाम से मिलेगा। प्राइवेट सोसाइटी में क्या होता है, ये बोलते हैं सर प्राइवेट सोसाइटी का बिल्डर को नेम अपॉइंट करेंगे, बिल्डर ही कन्वेंस लेके आएगा। जैसे आपने बिल्डर को कन्वेंस लाने के लिए किया ना, बहुत सारा बिल्डर ने हमने देखा है वो अपने नाम पर कन्वेंस लेता है, ज़मीन मालिक को कुछ पैसा देते अपने नाम पर ज़मीन लेता है, और एक बार ज़मीन अपना नाम पर कर लिया तो फिर जहाँ 30% या 40% देने वाला था वो 10% में आ जाता है। बोलते फिर ज़मीन तो मैं हूँ, अभी बिल्डिंग तो मेरे से अलावा आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला है कि कन्वेंस ले लो। हालांकि आपने बोला सोसाइटी के नाम से, हाँ मैं सोसाइटी के नाम से दूंगा ना, बाद में दूंगा, बट अभी आपको मेरा नाम से ही करना पड़ेगा। आप कुछ ये भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने खर्चा किया। ये बेवकूफ़ी बहुत सारा सोसाइटी करती है और बिल्डर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके लिए जब तक आपका कन्वेंस होता नहीं है प्राइवेट सोसाइटी, मैं बोलता हूँ आप रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। सर हमारा जो सोसाइटी है उसने डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन कर दिया और एंटाइटलमेंट ऑर्डर भी 2021 में आ गया। एजुडिकेशन और स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो प्रोसेस था वो लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। एज़ पर माई नॉलेज लास्ट मंथ इलेक्शन हुआ, इसलिए इलेक्शन के पहले की बात कर रहा हूँ। एजुडिकेशन स्टैम्प ड्यूटी हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ व्हेन वी आर ऑन बोर्ड ऑफ द कमिटी, वी आस्क द प्रीवियस कमिटी व्हाट इज़ द स्टेटस, तो उन्होंने बोला एजुडिकेशन स्टैम्प ड्यूटी हो चुका है, लेकिन अभी वो ऑफिसर पैसा मांग रहे हैं। तो मेरे ये क्वेश्चन है कि क्या ये हो सकता है, नंबर 1। एंड सेकेंडली, जैसे सर ने कहा कि बिल्डर अपने नाम पे कर लेता है, तो गॉड्स ग्रेस के उसने ये किया नहीं है, तो आगे चल के हमको क्या मतलब फेस करना पड़ सकता है। और उसका कल ही मतलब व्हाट्सएप पे आ गया कि भाई स्टैम्प ड्यूटी, अरे आई मीन कन्वेंस और वो तुम लोग करो, एक्सपीडिट करो। हम लोग ने डेवलपर का ही लॉयर अपॉइंट किया था करने वाला है, तो अभी उसको करना है कि हमको करना है? नहीं ऐसा है, देखो आप इतना सवाल कर रहे हो ना, वो आपका प्राइवेट सोसाइटी के बारे में सवाल कर रहे हो। ये मीटिंग होने के बाद आप मुझे मिलो, डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब लोगों को उसके बारे में रुचि नहीं है। मैं जनरल आपको बताऊं कि एजुडिकेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम लाना, ये पूरा का काम सोसाइटी को ही करना है, और करने के बाद ही आप बिल्डर को अपॉइंट करना है। इधर एक सिचुएशन आ गया, आपने बिल्डर को अपॉइंट किया, बिल्डर ने डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर लेके आया,
उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी के लिए बोलता है कि आप भरो, आपको लगा बिल्डर भरेगा। अभी वो बोलेगा कि मैं भरूंगा, लेकिन आपका इतना मैं खर्चा लगेगा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, अभी आप निकाल भी नहीं सकते उसको, क्योंकि आप निकालने को जाएगा तो बोलेगा 5 करोड़ मेरा खर्चा हुआ, जबकि उसका 5 लाख भी खर्चा नहीं हुआ होगा। मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया ऐसा वैसा। सो नॉर्मली आपको जब तक कन्विंस नहीं मिलता है तब तक आप रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये मैं जनरल गाइडेंस आपको देता हूँ। आई थिंक वी आर थ्रू विद द डीम्ड कन्वेंस। आपका जो प्राइवेट क्वेश्चन है बाद में आप पूछ लेना, ठीक है? हेलो, हाँ सर, हमारा ये है सोसाइटीज़ अपना कलेक्टर लैंड का है, तो हाउ अबाउट द कन्वेंस पे कभी करना पड़ता है आफ्टर नहीं, फ्रीहोल्ड? कलेक्टर का लैंड है ना, हाँ। कलेक्टर का लैंड है तो आपको लीज ही मिलता है और अच्छा। ऑलरेडी सोसाइटी के नाम से होगा। हाँ। यदि नहीं है हाँ। आपको कलेक्टर का ऑफिस में जाके लीज लेना पड़ेगा। अभी नया कायदा आया था, अभी उसका एक्सपायरी हो गया सितंबर में। आप इसको फ्री होल्ड भी कर सकते थे। हाँ, फ्री होल्ड का, हाँ बराबर। आफ्टर फ्री होल्ड क्या करना है उसको सर? नहीं जाने दो ना, अभी आप फ्री होल्ड करने वाले हैं क्या? हाँ। आपको नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बहुत सारा 10% रेडी रेकनर वैल्यू का 10% लगता है। 10% लगता है। इसका मतलब आपको 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर फ्लैट देना पड़ेगा। उतना तो कोई देगा नहीं। मान लो आपका 500 फुट है, आपको 15 लाख रुपए भरने को आएगा, कौन देगा 15 लाख रुपया? क्यों देगा? हाँ, आप इतना कर सकते हो, आप बिल्डर को अपॉइंट करो, क्योंकि कलेक्टर का लैंड, माडा का लैंड, MMRD का लैंड, ये सब सोसाइटी के नाम से ही होता है, तो इंडिविजुअल नाम से नहीं होता है। आप बिल्डर को अपॉइंट करो और DA में ऐसा लिखो कि आपको फ्री होल्ड करके लाना है, तो आप मत खर्चा करो, और होने वाला नहीं है। ओके, बराबर? थैंक यू। क्योंकि आप 15 लाख किधर से लाएंगे? गवर्नमेंट का प्रीमियम ही 15 लाख होता है पर फ्लैट। डीम्ड कन्वेंस हुआ है और रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल दिया है। इर्रिवोकेबल कंसेंट चाहिए डेवलपर को। किसी सोसाइटी ने कन्वेंस किया भी नहीं है, तो रीडेवलपर बोल रहा है कि मैं आपको कन्वेंस भी करके दूंगा सब, और प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर नाम भी नहीं है, तो कितना डेंजरस है? नहीं, अभी देखो कितना डेंजरस है वो किसको आप दे रहे हो उसके ऊपर है, बराबर ना? क्या है मैं आपको बताता हूँ। डेंजरस ऐसा है, वो किसको आप दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अभी उसके नियत में खोट है, बराबर? वो शायद अपने नाम पर कन्वेंस भी ले सकता है, मैंने शुरुआत में बताया। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट को लंबा कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण, जब मेरे पास अधिकार ही नहीं है, ज़रा समझने का कोशिश करो, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, मेरा नाम से नहीं है, मैं इनको बोलता हूँ बिल्डर को मेरे नाम से ज़मीन लेके आओ, उसके बाद आप रीडेवलपमेंट करो। तो जैसे ही आपने उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट दे दिया, तो ज़मीन मालक और पहले का बिल्डर, जिनको इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अभी एक जाके क्या बोलेगा, उनको जगाएगा, अभी तुम डिमांड करो। हो सकता है तुम 5 करोड़ की जगह में 10 करोड़ डिमांड करो। वो बिल्डर का नियत खोट है, तो वो बोलेगा देखो अभी ज़मीन मालक खड़ा हो गया, अभी वो 10 साल हमको रखड़ाएगा, हमारा डीम्ड कन्वेंस आता है तो भी वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अभी देखो उनको सेटलमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है उसको 1 करोड़ देगा सेटलमेंट में और आपसे 10 करोड़ निकाल सकता है। आपका एरिया 30% बोला है, वो 10% में आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, ये मोबाइल मेरा है ही नहीं है, बराबर? ये मेरा मोबाइल है ही नहीं है, मैं बोलूँगा कि इनसे खरीद के मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे इतना रुपये दो, और इधर ज़्यादा डिमांड मांग रहा है तो आपको बोलूँगा कि मुझे और बढ़ा के दे दो। ध्यान में आया? जब तक आपके नाम से कन्वेंस नहीं है, आपको रीडेवलपमेंट के तरफ सोचना ही नहीं है। ये मेरा एक सिंपल वाक्य है। फिर भी लोग क्या है, नहीं हमारा लोग पेमेंट नहीं निकालते, 25,000 रुपये कौन निकालेगा, उधर भागेगा कौन, ये कौन वो कौन, फिर तो आप जाने और आपका काम जाने। हमारा क्या है, आपको सजेशन देना, उसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम दूसरा सब्जेक्ट के ओर जाएंगे। या तो मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि ये डीम्ड कन्वेंस का जो कायदा इम्प्लीमेंट करने में
प्रभु साहब का ही योगदान बड़ा है। तो उन्होंने ही एक कंसेप्ट दिया था 2004 में कि महाराष्ट्र सरकार को, उसके बाद उसका कायदे का रूप लिया वो उनका कंसेप्ट ने, एंड उसके बाद 2010 में उसका रूल फ्रेम कर दिया गया और उसमें एक इनको कमेटी मेंबर भी बनाया था और वेरियस जो गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के या प्रॉपर्टी मैटर को लेकर के तो कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड करते हैं। तो इनका योगदान बहुत है। थैंक यू सो मच, यही मुझे बताना। अभी आज का ये जो बैठक है ये लोकल एरिया कमेटी जिसको हम बोलते हैं LAC, इन्होंने आयोजित किया है। लोकल एरिया कमेटी वार्ड नंबर 51 एंड 54, बराबर। वार्ड नंबर 50 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर का जो वार्ड है, हमने क्या किया है, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन का, जैसे ही अभी तो मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, इसके पहले अभिषेक गोसाळकर अध्यक्ष थे, आप लोग जानते होंगे। उनको दहीसर में एक गोलीबार में मारा गया, तो जैसे ही उनका ये हो गया तो बाद में वैकेंसी आ गया, तो मैं तब सेक्रेटरी था फेडरेशन का, अभी मैं चेयरमैन हुआ हूँ। तो अभिषेक गोसाळकर जी का जो मिसेस है तो तेजस्वी, शी इज़ द सेक्रेटरी। अभी आते हैं लोकल एरिया कमेटी मतलब क्या है। हर म्यूनसिपल वार्ड जहाँ हमारा कॉरपोरेटर का वार्ड है उस एरिया में 150 से 200 सोसाइटी है। जैसे कि लोकल एरिया कमेटी 51 और 54, ये दोनों वार्ड में लगभग 300 से 350 हाउसिंग सोसाइटी है, उनका ये मेड़ावा है। उसके अंदर हमने बाहर का लोगों को भी बुलाया है, बाहर का लोग भी आए। तो हमारा आपसे अनुरोध है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एरिया में यदि लोकल एरिया कमेटी नहीं बनाया होगा, कम से कम 50 से एक लोकल एरिया कमेटी हमने बनाया। हमारे पास 277 लोकल एरिया कमेटी बना सकते हैं, क्योंकि मुंबई में 277 वार्ड है। तो ये 277 वार्ड का हम लोकल एरिया कमेटी बना सकते हैं। तो आपका एरिया में यदि लोकल एरिया कमेटी आप बनाना चाहते हो, आपका नाम बता दीजिए, ताकि हमारा जो वॉलंटियर है, नॉर्मली हमारा लोकल एरिया साहिल इज़ द कोऑर्डिनेटर फॉर लोकल एरिया कमेटी। जो लोकल एरिया कमेटी बनाने के लिए हमारा ऑफिस से साहिल, आप नंबर बता दो, आपका मोबाइल नंबर 9619-650-16। साहिल मोरस्कर, MORJKAR, साहिल मोरस्कर। आप इनका नंबर ले लो, और यदि आपको मेरा अपॉइंटमेंट भी चाहिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल सेक्रेटरी भी है, और लोकल एरिया कमेटी का जो कोऑर्डिनेशन, जो बनाने का वगैरह कामकाज, वो देखते हैं हमारा फेडरेशन में। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दिस आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट में अभी मैं क्या करूँगा, आपका सवाल लूँगा, क्योंकि क्या है, रीडेवलपमेंट में बताने जैसा बहुत कुछ है। तो रीडेवलपमेंट में आपका सवाल क्या है, हम 1 बाय 1 देखेंगे। एक तो ओवर कंज्यूम्ड FSI, आपका बिल्डिंग है, जिन्होंने भी सवाल किया, आपका बिल्डिंग में ओवर कंज्यूम्ड FSI है। मतलब मान लो आपका FSI उस टाइम में 1 होना था, 10,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, आपका 10,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम हो सकता था, लेकिन उधर 10,000 स्क्वायर फुट के जगह में 20,000 स्क्वायर फुट बनाए, मतलब 10,000 स्क्वायर फुट ओवर कंज्यूम्ड। आर यू विद मी? तो बहुत सारा जगह में हमने देखा है FSI जब 1 है तो उन्होंने 1.5 किया होगा, 1.5 FSI यूज़ किया होगा, या 1.4 यूज़ किया होगा, 1.3 यूज़ किया होगा, कई जगह में 2 FSI भी यूज़ किया है। एक FSI 10,000 स्क्वायर फीट के जगह में 20,000 स्क्वायर फीट बनाया तो 2 FSI यूज़ हुआ है, बराबर। FSI मतलब क्या है, आपका बिल्डिंग लैंड के ऊपर कितना बांधकाम कर सकते हैं। अच्छा, लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आपका रीडेवलपमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन है? या जिनका सवाल है, मैं अभी सवाल लिखूंगा ताकि मेरा प्रेजेंटेशन उस तरह से होगा। एक लैंड ऑफ पार्सल कॉमन है, उसमें 16 सोसाइटी है।
तो 2 सोसाइटी रेडोन में अलग जाना चाहती है और 14 सोसाइटी अलग जाना चाहती है, तो हो सकता है? और कैसे अनडिवाइडेड शेयर को ये करेंगे? कन्वीनियंस हो गया सर। इनका लेआउट में 16 सोसाइटी है, जिसमें से 14 सोसाइटी अभी रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, लेकिन 14 साथ में जा। अच्छा अच्छा, ओके। 2 सोसाइटी वांट्स टू गो फॉर रीडेवलपमेंट एंड 14 सेपरेट, अलग अलग सोसाइटी है ऑलरेडी। ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, अंडरस्टूड। तीसरा सवाल regarding benefits on 35 you have explained fungible society, fungible compensatory fungible FSI. Yeah, I watched your video. Now this is for exclusively for the existing members of the society. Second point is there 33(7)(b), 15% incentive or 10 square meter minimum to be given to every member of the housing society buildings which are 30 years old and above. Now the question is here, the developers are not passing this benefit to the members. They are adding to the treating as a TDR. I just want to have a clarification as per the DCPR 34. Thank you. हेलो, गुड इवनिंग सर। CS मनोज हियर। हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट 2003 से लेकर 2006 में कंप्लीट हो गया। 2006 का कंप्लीशन है, पोजीशन मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिला, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है, जो डेवलपर कोऑपरेट नहीं कर रहा है। नंबर 1, मुझे ये पूछना है कि अगर हम लोग अभी फंजिबल FSI के लिए क्लेम करेंगे तो वेदर वी आर एलिजिबल। ओरिजिनली 36 टेनेंट थे, 36 फ्लैट ओनर्स रेसिडेंशियल फुल्ली। नाउ आफ्टर डेवलपमेंट वी आर 55 रेसिडेंशियल एंड अदर्स आर कमर्शियल, दैट इज टोटल 66 मेंबर्स। पोजीशन है वी आर रनिंग वेरी गुड, सोसाइटी इज रनिंग वेरी गुड, बट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। मारा लेआउट है, पॉइंट टू बी नोटेड, मारा लेआउट। अभी मारा की जो एमनिस की स्कीम निकाली है वो मेरे ख्याल से 6 अप्रैल एंड तक वैलिड है। एमनिस की स्कीम मेरे स्लॉट में एप्लीकेबल है कि नहीं, एक। दूसरी बात, फंजिबल FSI हम लोग को एलिजिबल है कि नहीं, ओरिजिनल 36 टेनेंट को। और तीसरी बात, अगर डेवलपर कोऑपरेट नहीं करता है, डेवलपर खुद आर्किटेक्ट है, अगर डेवलपर कोऑपरेट नहीं करता है, वेदर मेंबर्स कैन रिमूव हिम विथ because we have given them a power of attorney till occupation certificate. So whether members can remove him and appoint a separate architect and separate procedure can be done. So that 3 questions has to be asked. Thank you, sir. How is importance PMC in redevelopment or self redevelopment? काही ठिकाणी FSI पूर्ण वापरला नसेल तर रिडेव्हलपमेंटला चॅलेंजेस काय आहेत त्याच्यामध्ये, त्या केसमध्ये? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बरेचसे बिल्डर फोर्स करतात की नाही FSI आहे त्या बिल्डिंगमध्ये वापरलाच नसेल, पूर्ण वापरला नसेल आणि रिडेव्हलपमेंटला जायचं आहे कारण बिल्डिंग जुनी झाली आहे, तर त्यामध्ये चॅलेंजेस काय आहेत? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बरेचसे बिल्डर फोर्स करतात की कन्व्हेयन्स तुम्ही ट्रान्सफर करा आम्हाला, डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा नवीन सोसायटीला तो ट्रान्सफर करू, रिट्रान्सफर करू, त्याच्यामध्ये रिस्क काय आहे आणि चॅलेंजेस काय आहेत? म्हाडा चारकोप वर्ल्ड ब्लँक प्रोजेक्ट, आपलं क्लस्टर डेवलपमेंटचं काय क्राइटेरिया है यानी कितनी प्लॉट एरिया लागतो काय? 10 साल पहले एक PMC को अपॉइंट किया था और अभी तभी कुछ वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया और अभी मेंबर्सों ने एक नया PMC को रखा है और वो पुराने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर वो चल रहे हैं, लेकिन 10 साल में कुछ भी चेंजेस हुआ हुए, ये एक चीज़ है। तो वो चीज़ चेंजेस पहले मैनेजिंग कमेटी की फ़र्ज़ बनती है क्या कि PMC का इंट्रोडक्शन पहले करावे मेंबर्स को और फिर नया फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स करने के लिए बोले, क्योंकि 79 ये प्रोसेस हो गया है, लेकिन उससे हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि मेजॉरिटी मेंबर्स ने आंख बंद करके फुल फेथ से उनको परमिशन दे दिया हुआ। हाँ 79 ये हो गया है, बट सर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में अगर उनको क्या है, इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो सर कैसे पता चलेगा हमें? समझ गया। देखो आपने PMC 10 साल पहले किया, अभी 79 ये भी कंप्लीट किया, बिल्डर अपॉइंट हो गया, अभी बिल्डर अपॉइंट हो गया, एरिया डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया,
अभी आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसके लिए चाहिए? कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये नहीं हो, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। हमारी जो सोसाइटी है 5 सोसाइटी एक दूसरे को कनेक्टेड है। हाँ, उसमें से पहली बिल्डिंग और 5वीं बिल्डिंग में और उनका 5 पहले म्यूनसिपल प्लान एक ही बिल्डिंग से हुआ था पास, बाद में बिल्डर ने 5 सोसाइटी किया। अभी जो 1st नंबर और 5 नंबर है उनका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, मगर एक्चुअल बिल्डअप एरिया सबका सही है। तो वो लास्ट 5 और 1 और 5 नंबर वाले ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं क्या? हमारा कन्वेंस हुआ है, कल एक बिल्डिंग का कन्वेंस बाकी है। अच्छा, हमारा कन्वेंस करके प्रॉपर्टी कार्ड में रजिस्टर करने के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन किया था, मगर वो बिल्डर का उसने लोन लिया था, जब वो रिलीज डीड किया तभी क्रॉस हो गया और वो अभी डिनाई कर रहे हैं, मगर वही प्लॉट में दूसरे जगह पे प्रॉपर्टी कार्ड में नाम रजिस्टर हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग को 39 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कन्वेंस में बिल्डर ने 2 का FSI ऑलरेडी ओवर यूज ऐसा लिखा हुआ है, बट अब हम रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो सबकी डिमांड है कि भाई जो घर है उससे तो बड़ा मिलना चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए हो सकती है? सर, आमची 35 ईयर ओल्ड सोसायटी आहे आणि आता रिडेव्हलपमेंटसाठी बिल्डर पण आलेलं आहे, कन्व्हेन्स कंप्लीट झालेलं आहे. तर आता बिल्डर काय बोलतो की आम्ही तुम्हाला मॅक्झिमम 35% देऊ शकतो, नॉट मोर दॅन दॅट. आणि जवळपास कसं आहे, आमच्या समोर आहे ते 9 मीटरचा रस्ता आहे. मग माझा प्रश्न हा आहे की आम्हाला किती % मिळायला हवं? VP कोटा काय असतं, म्हणजे VP कोटा काय असतं? हमारी बिल्डिंग है जो प्राइवेट रोड पे है और 9 मीटर रोड की है स्ट्रेंथ, तो उस पर रीडेवलपमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या कुछ? अच्छा, प्राइवेट रोड होते हुए भी BST वगैरह सब यूज करती है।